नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट मैक्सिमम का छूटा हुआ टॉपिक, ठीक है। और वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हम लोगों ने शायद आई थिंक देखा था लास्ट टाइम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ पार्ट, बट मैं सोच रहा था कि आज शुरू से एक बार फिर से करा देते हैं उसको, जो पार्ट हमारा छूटा हुआ था ना। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिज्म का। हमारे पास मैग्नेटिज्म का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो हेडिंग डालो आप लोग, पहला इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? ओके बच्चों, देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला टॉपिक है भाई, फर्स्ट है आपके पास सेल्फ इंडक्शन। ओके, हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुका है। अब सेल्फ इंडक्शन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सेल्फ इंडक्शन एक्चुअली हमारा है कि जैसे हम लोगों ने देखा था इंडक्शन को किस तरीके से हमने रिलेट किया था, प्रेरण। ओके, किसी मैग्नेट में किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी दूसरे कॉइल में कट करता है, उस दूसरे कॉइल को लिंक करता है बेसिकली, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, तो उसके कारण हमारे पास एक सेल्फ मैग्नेटिज्म या सेल्फ इंडक्शन, जो एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होता है, दैट इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो अगर मैं सेल्फ इंडक्शन की बात करूं तो हमारे पास एक कॉइल है इस तरीके से। सपोज करो कि ये मेरे पास एक कॉइल है। ओके, इस कॉइल को मैं क्या कर रहा हूं, एक स्विच लगाया, एक रियोस्टैट को, आप ये रियोस्टैट है, लिमिट लगाया था। रियोस्टैट का यूज क्या होता है, करंट को लिमिट करना। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी है, वी वुड इट इज आवर स्विच। अगर आप इसमें एक करंट को फ्लो कराओगे, ठीक है, ये करंट फ्लो कराओगे, तो क्या ये बोलो भाई, ऐसा नहीं, सेल्फ इंडक्शन ऐसा नहीं। इसमें यहां इसी से मत बनाओ, सॉरी मैं ये कुछ सर्किट इसमें गलत ना दिया। इसमें आपको रियोगो कनेक्ट करना है सेल्फ इंडक्शन एक्चुअली में। यहां पे बस आप सिंपल गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करो, वो मैं सर्किट दूसरा बना दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां आप एक गैल्वेनोमीटर बनाओ और यहां पे इस तरफ मैं यहां पे मैग्नेट को बना रहा हूं, ठीक। यहां हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल। इट इज अ मैग्नेट। और ये आपका क्या है, एक मैग्नेट। और ये क्या है आपके पास, एक कॉइल, ठीक है। कॉइल को हमने कनेक्ट किया। अब अगर कनेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि अगर हम जो है आप लोग देखोगे कि अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के साथ, कॉइल के पास में रखा, ठीक, और क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्पीड, ठीक है, या तो हम मैग्नेट को मूव कराएं और इसको स्टे कराएं। दूसरा केस होता है या तो हम मैग्नेट को स्टे कराएं और कॉइल को मूव कराएं, या तीसरा केस होता है कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के साथ रिलेटिव स्पीड में घुमाएं, ठीक है। तो इस कॉइल, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक। ओके, तो इसी को जो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट इज ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज बाय दिस कॉइल, कि ये जो कॉइल है, ये
कॉइल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या कितना मैग्नेटिक फ्लक्स काट रहा है। ठीक, इसी वजह से तो यहां से भाई मान लो आप ये नॉर्थ पोल है, इस तरीके से आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं इसको इस तरफ मूव कराऊंगा कॉइल की तरफ को, तो आप देखोगे कि ये जो कॉइल है इस साइड में यहां पे एक नॉर्थ पोल बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो कॉइल है इसका इसके मोशन का अपोज करेगा ड्यू टू लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बस जान लो, वो एक्सप्लेन करना इसलिए बता रहे हैं। तो ये जो मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ को ले आओगे तो ये जो नॉर्थ पोल है ये इसके सामने का कॉइल एक नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, और इसके मोशन का अपोज करेगा। ठीक, दूसरा कि अगर आप इसको दूर लेके जाओ, ओके, अगर मैं इसमें थोड़ा सा दूसरे पेन से बना दे रहा हूं, अगर इस वेलोसिटी इस मैग्नेट को आप क्या करो, वापस इसको इस डायरेक्शन में ले आओ, तो ये जो कॉइल होगा, ये वाला कॉइल यहां, तो ये कॉइल इसको दूर भी नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि भाई अब तो ये फर्दर ये क्या हुआ, आपके पास ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल था, आप इसको दूर लेके जा रहे हो, तो इसको दूर भी नहीं जाने देगा, ना ही इसको पास आने देगा, ना ही इसको दूर जाने देगा। लेकिन फिर भी आप अगर उसके अगेंस्ट आप इसको घुमाते हो, एक दूसरे की तरफ को लेके जाते हो, तो ये क्या होगा, ये फर्दर एक फ्लक्स काटेगा, और वही फ्लक्स जो फ्लक्स काटता है उसी फ्लक्स के कारण इसमें एक डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, एक फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटने से क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बनता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण चूंकि सर्किट क्लोज है तो इसके कारण एक आपका इंड्यूस करंट यहाँ पे जनरेट होता है, और ये गैल्वेनोमीटर क्या है, उसी इंड्यूस करंट को डिटेक्ट करता है। ओके, चलो तो ये आपका हुआ थियोरेटिकल पार्ट। मैं इसको लिख दे रहा हूं सेल्फ इंडक्शन में। When magnet and coil have relative speed with respect to each other, okay, then an induced EMF will produce and since circuit is closed, then a current, induced current, induced current will flow. ठीक है, which galvanometer detect. ओके, नोट करो भाई, इतना थ्योरी इसके लिए सफिशिएंट है। बाकी जो मैं आपको समझाया वो आप समझ लो, अगर आप चाहो तो उससे भी कुछ एक आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, नोट करो भाई, से नोट कर लो इस चीज। तो आई थिंक आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। हम लोग चाहे तो आगे चल सकते हैं क्योंकि टॉपिक कई हैं और मैं चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा वीडियो न बने, पौने घंटे का करीब, पौना घंटा 1 घंटा का हो जाए तो बेहतर है, उससे ज़्यादा ना हो। ओके, अदरवाइज बच्चे जो है बोर होने लगते हैं।
आजकल के बच्चे भी भाई सब एडवांस है। चलिए, तो ये आपका हुआ सेल्फ इंडक्शन। नाउ अब हम लोग देखेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई, हम लोग चलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, नोट करो भाई, इसी का एक सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है भाई? अगर आप म्यूचुअल को डिफाइन करो तो म्यूचुअल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? देखो, म्यूचुअल का मतलब होता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल, आपसी अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस तरीके से अगर हम म्यूचुअल को डिफाइन करना चाहें तो म्यूचुअल क्या होता है हमारा कि जैसे एक कॉइल है मेरे पास, देखो ऐसे समझो, मान लो कि मेरे पास एक कॉइल है। ओके, थोड़ा छोटा सर्किट में बना दिया, ये रियोस्टैट है। ठीक, वी आर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपके पास वोल्टेज है, एक वोल्टेज सोर्स, ये आपके पास स्विच है। ठीक है, एक इसके नियर बाई में दूसरा कॉइल को बना दे रहा हूं जिसको मैं सिंपल एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करूंगा। ओके, और देखता हूं कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन, क्या इफेक्ट होगा अगर हम क्या कर रहे हैं कि इस स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान समझना कि जैसे ही हम क्या करेंगे इस स्विच को, ठीक है, इस स्विच को जैसे ही मैं एक बार ऑन करूं तो आप देखोगे कि इस वाले में एक यहां पे स्विच ऑन हुआ तो एक इसमें करंट एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, इस करंट, यहां पे जो करंट एस्टैब्लिश हुआ उसके कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये सॉलिड है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जैसे आप इसको ऑन करोगे वो एक डायरेक्शन में इसको काटेगा। जब इसको काटेगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से चूंकि सर्किट कंप्लीट रहेगा तो यहाँ हमारे पास एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा। ओके, अब ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा फंक्शन कि भाई गैल्वेनोमीटर उस इंड्यूस्ड करंट को मेजर कर लेगा। ओके, एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में, तो राइट या लेफ्ट कैसा भी एक डायरेक्शन में मेजर कर लेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप इसको स्विच को कैसा कनेक्ट, सर्किट को कैसा कनेक्ट किए हो, आइदर जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब क्या करो कि स्विच को जैसे ही आप ऑफ करोगे, अभी तो आपने ऑन किया था इस स्विच को, जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे यहां पे एक डिफ्लेक्शन आएगा एक डायरेक्शन में। अब जैसे ही इस स्विच को ऑफ करोगे, इस स्विच को ऑफ करोगे तो ये करंट हमारा जीरो हुआ, करंट जीरो हुआ तो ये क्या हुआ, अब ये दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको स्विच करंट को वापस जाने नहीं देगा, जीरो नहीं होने देगा, तो ये क्या होगा, अब ये डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ को करंट किया। ठीक है, तो आप अगर इसी प्रोसेस को बार बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे कि इसमें डिफ्लेक्शन एक बार राइट साइड, दूसरी बार लेफ्ट साइड, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, दैट इज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ओके, यही चीज हम लोग यहां पढ़ेंगे, तो इसको आप लिख लो, व्हेन स्विच ऑन, ये आपका, इसको नंबर डाल दो, ये आपका कॉइल 1 है, ये आपका कॉइल 2 है। ओके, जैसे ही आप व्हेन स्विच ऑन ऑफ कॉइल 1, then a deflection occurs at galvanometer again
if switch off, then deflection in galvanometer in reverse direction. Okay, this process happen again and again and again clear. It is due to mutual induction between coil 1 and 2. Okay, it is due to mutual induction of coil 1 and coil 2. Okay, देख लो भाई इतना, देखो इतना आपके 10th के हिसाब से ये सफिशिएंट है। आप चाहो तो भाई लिखने को और भी जो है चीजें हैं लिख सकते हो आप, बट अगर मैं बात करूं 10th लेवल के लिए, तो 10th लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई आप 12th हो जाओगे तो इसी चीज को और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है, आप इसे नोट करो फटाफट से। नोट करो बेटा। हो गया? चलो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो भाई इसको अब हम लोग जो है इरेज कर दे रहे हैं ना, और इरेज करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड तो हम लोग कर लिया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पे देख लेते हैं। ओके, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कुछ है नहीं खास, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देखो बेटा एक्चुअली ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ये आपका कुछ खास है नहीं। ठीक है, आप इसको जो है इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि अपने राइट हैंड को क्या करो, राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को क्या करो, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर प्लेस करो। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे ही, ठीक है, ये जो राइट हैंड थंब रूल है, जैसे आप इसको एक दूसरे को परपेंडिकुलर प्लेस करोगे तो जो मिडिल फिंगर है, ठीक, अगर मिडिल फिंगर करंट को शो करता है, फोर फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, तो थंब क्या शो करेगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर। ओके, थंब शोज द फोर्स ऑन द कंडक्टर, इसी को लिखना है। ठीक है, तो देख लो, क्या करो, स्टार्ट करो। व्हेन स्टार्ट करोगे, देखो, इफ वी स्ट्रेच our right hand thumb, forefinger and middle finger in
perpendicular to each other comma if middle finger show current, forefinger shows magnetic field, then thumb show force on कंडक्टर। ओके, इस तरीके से डायग्राम बना लो। जैसे आपका ये है, ये है, ये है, ये आपका पास मिडिल फिंगर है, ये आपका करंट शो कर रहा है, ये आपका फोर फिंगर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, तो ये आपका थंब है जो कि फोर्स ऑन द कंडक्टर शो करेगा। ओके, नोट करो भाई, नोट करो बराबर। चलो, ये हो गया। आप लोग नोट तो कर ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो भाई। चलो चले हम लोग आगे। हो गया भाई, चलो चले आगे। आप लोग इसी वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है बेटा। आसान सा चैप्टर टॉपिक है ये। हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को। ये जानते हैं हम लोग किस लिए देखे हैं, ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़े हैं, जानते जब हम लोग किसी जनरेटर या मोटर में कंडक्टर पे हम लोग देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसके लिए हम इस राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करेंगे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक्चुअली अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये पूरा सब्जेक्ट ही है, ये जो अपने टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक जनरेटर पे, ठीक है। पूरा जो है पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट ही है, पूरा बुक। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं। फिलहाल आपको यहाँ इतना नहीं पढ़ना है, बस इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेना है। देखो जनरेटर फंक्शन क्या होता है कि आप भाई इसको मैकेनिकल एनर्जी दोगे, ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है ना। हम लोग क्या करते हैं इसके, या आप लोग देखोगे पावर प्लांट वगैरह में या सुने होंगे डैम पे, वहां पे क्या होता है कि बेसिकली जो रोटेटरी पार्ट होता है आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं, उसे घुमाते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, वोल्टेज ना। ये बेसिकली क्या, इसका फंक्शन क्या है। अगर मैं बात करूं जनरेटर की, तो जो जनरेटर होता है दैट इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? अब इसी, अगर मैं बात करूं मोटर का, तो मोटर का फंक्शन जनरेटर का जस्ट अपोजिट होता है।
आप मोटर में ही करंट को रिवर्स कर दोगे तो वो जनरेटिंग का फंक्शन करने लगेगा। ठीक है, अब ये जनरेटर जो होता है ये बेसिकली आपके जो है ये दो टाइप होते हैं। इसमें आप चाहो तो जो हम लोग करंट यूज करते हैं वो एसी भी यूज करते हैं, डीसी भी यूज करते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ मैं करंट को अगर इलेबोरेट करूं तो ये करंट आपके फर्दर दो टाइप के होते हैं। पहला एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसको लिख दे रहा हूं मैं, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। ओके, तो ये अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। हालांकि हम लोगों ने आप देखे होंगे कि मैं चैप्टर फर्स्ट में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एसी और डीसी पे अच्छे से वहां पे बात किया है ना। अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग एसी और डीसी में डिफरेंस वहां पे मैं लिखवाया हूं। एक्चुअली जो वहां लिखवाया हूं उसका यूज वहां और यहां दोनों जगह है। ठीक है बेटा, चलो भाई अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। नोट करो इसे, एसडीसी को नोट करो। तो कुछ पॉइंट है, मैं उसको बता दे रहा हूं आपको, बस पूरा डिफरेंस नहीं बताऊंगा एसीडीसी में, क्योंकि हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, वहां मैं लिखवाया हूं पूरा एसीडीसी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा डिफरेंस लिखवाया उसमें एसीडीसी में। ये एसी क्या होता है भाई, इट इज feasible for long distance transmission in low cost. Okay, it has हाई कॉस्ट, ये होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है नो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी इसमें जो और डिटेल चाहिए भाई मैं वहां पूरा लिखवाया हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आगे टॉपिक क्लियर करूं, इसमें ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब एडवांटेज ऑफ एसी, ये बेसिकली यही सब हमारा एडवांटेज है एसी का डीसी पे। एक चीज और एडवांटेज, मेन एडवांटेज जानते हो क्या होता है, स्विचिंग का। हम लोग एसी में स्विचिंग कर सकते हैं। तो ये आप लिखो, तो मैं इतना आप लिख लो वीडियो पॉज करके, मैं इसमें एक चीज और लिखा देता हूं कि तीसरा है स्विचिंग इज पॉसिबल। यहां पे स्विचिंग पॉसिबल है, बट यहां पे स्विचिंग नॉट पॉसिबल है। ध्यान जरा, स्विचिंग का यहां मीनिंग आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ऐसे मैं बता दे रहा हूं बस। देखो, स्विचिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी एक एसी लाइन को दूसरे एसी लाइन के साथ स्विच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसी में ही पॉसिबल है, डीसी में पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान देना, एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ अगर में जोड़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसी में ही पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए हम लोग एसी को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एसी का डीसी के ऊपर एडवांटेज। बाकी ये वेरिएबल होता है, पता है आपको, ये जो है कांस्टेंट होता है, ये सब पता है, इसमें और ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक सर्किट की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको इरेज कर दो, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देखो, डोमेस्टिक सर्किट पे
देखो भाई, जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट होता है, एक्चुअली डोमेस्टिक सर्किट पे हम लोग देखें तो डोमेस्टिक सर्किट पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 वायर आता है, 3 कंडक्टर आता है, जिसमें एक होता है आपका लाइन, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थिंग। ओके, तो पहले सर्किट हम लोग बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। आपको पता है भाई, सर्किट हमेशा डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है, पैरेलल होता है। ओके, इस तरीके से आपके पास सर्किट चला जाएगा। ये एक्चुअली होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। ध्यान से देखो भाई, ये हमारे पास लाइन जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो सर्किट होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं कहां, ग्राउंडिंग में। ओके, तीनों का अपना अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग फंक्शन है। ये हमारे पास होता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, यहां आज बताना है। ये एनर्जी मीटर है, ये इंडिविजुअल अप्लायंसेस है, ठीक है। लोड है हमारे पास, बेसिकली लोड 1, लोड 2, ठीक है। इस तरीके से आप जितना भी आपको n नंबर ऑफ लोड लगाना है वो लगा सकते हो पैरेलली। ओके, चलो तो नोट करो इसे, नोट करो। ये हम लोग सर लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के बारे में बात करते हैं। ओके भाई, चलो थोड़ा सा लाइव के बारे में जानते हैं। देखो, जो लाइव कंडक्टर होता है, इट इज बेसिकली यहां से इनपुट करंट आता है। ओके, it has input incoming current, ठीक है। लाइट भी आपके पास, अगर मैं सिंगल फेज की बात करूं तो सिंगल फेज में हमारे पास 220 वोल्ट, ओके, 50 हर्ट्ज होता है, जिसमें एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल और एक ग्राउंडिंग होता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं 3 फेज की, ये सिंगल फेज की बात है डोमेस्टिक सर्किट में, और अगर मैं 3 फेज की बात करूं तो 3 फेज में हमारे पास होता है 3 वायर। बेसिकली 3 फेज में होता है 4 वायर, जिसमें 3 वायर आपके लाइव होते हैं, R, Y, B। ये बेसिकली तीनों ही एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ लगे रहते हैं। और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल फंक्शन होता है कि उसमें जो जीरो करंट होता है, ओके, जो तीनों R, Y, B का सम एट एनी इंस्टेंट क्या होता है, 0, और वही जीरो करंट न्यूट्रल के थ्रू फ्लो करता है। ठीक, तो न्यूट्रल के बारे में आप लोग जरा यहां पे नोट करो फटाफट। न्यूट्रल के बारे में तो भाई कि थ्रू इट जीरो करंट is flowing। ओके, अगर हम सिंगल फेज की बात करते हैं तो सिंगल फेज जो भाई आया वही से चला गया। दूसरा, अगर मैं 3 फेज की बात करूं, 3 फेज में हम तीनों लाइन को, अगर आर वाई बी को तीनों को ऐड करेंगे किसी भी स्टैंड पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो तीनों ऐड होकर के न्यूट्रल में फ्लो करते हैं, और ये जीरो करंट बेसिकली होता है तीनों का एडिशन। अब मैं बात करता हूं ग्राउंडिंग की। ओके, तो देखो बेटा, ग्राउंडिंग में क्या होता है कि
जो ग्राउंडिंग हमारा होता है एक्चुअली में इसमें जो होता है ना, ये लो रेजिस्टेंस का सर्किट होता है। अब चूंकि लो रेजिस्टेंस है तो आपको पता है भाई, जो भी लीकेज करंट है, छोटा या बड़ा, स्मॉल या लार्ज लीकेज करंट है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके उस ग्राउंड के थ्रू ग्राउंडेड हो जाते हैं, जिससे कि बाकी का जो हमारा सर्किट है वो सेफ बचा रहेगा। ठीक है, किसी को शॉक नहीं देगा, इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं देगा। ठीक है, या ये बोलो कभी कभी हमारे पास फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट करंट भी, चूंकि ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंडेड हमारे पास लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो ग्राउंड में क्या होता है कि लार्ज करंट, जो भी हमारा पास फॉल्टी करंट होगा वो उसको फ्लो करेगा। देखो इसमें इट इज provided for safety of personal by which leakage or faulty current flows। ओके, ये लिख लो। हाउस में भी आपके दो टाइप के सर्किट्स होते हैं, एक तो जिसमें 5 एम्पियर तक के जो लो लोड होते हैं वो 5 एम्पियर तक के करंट फ्लो कराता है सर्किट को, और जो हैवी सर्किट होते हैं वो बेसिकली 15 वाट तक के 15 एम्पियर तक का करंट फ्लो कराता है। जैसे हमारे पास जो 3 फेज रहता है, जैसे हैवी लोड के लिए हीटर हुआ, एसी हुआ, आयरन हुआ, ये सब हमारे 15 वाट 15 एम्पियर के करंट को लेते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो बराबर से नोट करो, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को चलते हैं। और आप लोग आई थिंक नोट कर लोगे इसे वीडियो पॉज करके। तो हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है। आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, चलो। तो देखो भाई, जो शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में लिखो, आप लोग बहुत देखे होंगे, बहुत सुने होंगे कि शॉर्ट सर्किटिंग एक्चुअली होता क्या है। तो जो शॉर्ट सर्किट होता है एक्चुअली में बेसिकली जो है ना, इंसुलेशन फेलियर। आप लोग को पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में कि अगर करंट वैल्यू बढ़ गई तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास करंट वैल्यू बढ़ी, हीट बढ़ा तो जो इंसुलेशन एक वायर दूसरे वायर के बीच में जो इंसुलेशन है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा तो दो लाइव कंडक्टर आपस में कनेक्ट होकर वहीं पे शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, वो इसी बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इट इज हैपेंस ड्यू टू melting of insulation। ओके, इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा, so that two line conductor meet and high current flows through it। ओके, शॉर्ट सर्किटिंग में इंसुलेशन ब्रेक होगा तो हाई करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास वहीं पे ही दो लाइव कंडक्टर मिल जाएंगे और हाई करंट फ्लो कर जाएगा, जो कि डेंजरस होता है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवरलोडिंग। इसी लगे आप देख लो।
देखो बेटा, ओवरलोडिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवरलोडिंग बेसिकली आपका होता है ओवरलोडिंग क्या था भाई? हाँ, जैसे सपोज करो कि आपके घर में जो नंबर ऑफ अप्लायंसेस है वो क्या है? फिक्स है ना। अब क्या करो कि आप क्या करो, ज्यादा नंबर ऑफ अप्लायंसेस किसी एक सर्किट के क्रॉस नंबर ऑफ अप्लायंसेस बढ़ा दोगे। जब नंबर ऑफ अप्लायंसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि वहां से उनका करंट का विड्रॉवल वो बढ़ जाएगा। भाई अप्लायंसेस बढ़ेगा तो करंट तो लेगा ही, करंट लेगा तो जो है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इनपुट में जब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप जो सर्किट डिजाइन किए हो वो सर्किट क्या कर जाएगा? वो फेल कर जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। देखो, इफ अ सर्किट कैन बी loaded beyond its design, then an extra current will flow, so a chance of insulation break। ओके, नोट कर लो भाई इसको। ये होता आपका ओवरलोडिंग। चलो भाई, अब इसे मैं, हाँ, अब ये हम लोग की ऑलमोस्ट आपका ये सिलेबस, सेकंड चैप्टर का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरी तरफ से। अगर कुछ टॉपिक हो छूट जाए तो आप लोग भाई अपनी तरफ से बता दोगे तो मैं उसको भी उसमें भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो इसको मेरी तरफ से ये सब आप ये चैप्टर फिनिश है भाई। आपके 10th का सेकंड चैप्टर मैग्नेटिज्म का फिनिश हो गया। ठीक है भाई, चलो बाकी आप लोग पढ़ाई करो और जो डाउट हो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ओके, चलो ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। बाकी अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दूसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय। वीडियो बंद कर दे भाई।